हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHD 06 या फिर BHDE 106 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके आंसर करवाऊंगी। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बोलचाल की भाषा लिखित भाषा क्या है। बोलचाल की भाषा लिखित भाषा में अंतर बताना है, हमें ये बताना। बोलचाल की भाषा किसे कह सकते हैं? ये मौखिक भाषा जो होती है ना, उसी को बोलचाल की भाषा कहा गया है। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाषा तो लिखित और मौखिक होती है, तो यहाँ पे बोलचाल की भाषा, बोलचाल या फिर मौखिक भाषा एक ही चीज़ होती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन या अपने जो विचार होते हैं ना, हम वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो भाषा ही तो है। उसका सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं जो संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लिखित भाषा व मौखिक भाषा, जिसे कि बोलचाल की भाषा कहा जाता है। बोलचाल की भाषा व लिखित भाषा की कैसी प्रकृति या फिर ये क्या होती हैं, पहले वो देखेंगे हम। भाषा के संप्रेषण के दो तरीके होते हैं। पहला, हम बोलकर किसी को अपनी बात संप्रेषित करें, और दूसरा, अगर कोई दूर है ना हमसे तो उसे हम संदेश लिखकर उस तक पहुंचाते हैं। यानी कि एक लिखित भाषा हो गई, एक बोलचाल की भाषा। दोनों भाषा के वे साधन हैं जिनका प्रयोग हम लगभग सभी भाषा या भाषी क्षेत्रों में होता है। यानी कि कहीं कोई भी भाषा हो वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग होता है, इन दोनों भाषा के रूप का। परंतु क्या ये दोनों, यानी कि भाषा के जो दोनों के दोनों रूप है ना, ये बोलचाल में प्रयुक्त भाषा व लिखित भाषा की शैली इनकी एक ही होती है, अलग अलग? इस बात पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। वास्तव में मनुष्य जन्म के कुछ वर्ष बाद ही अपनी भाषा को समझना व बोलना शुरू कर देते हैं, परंतु लिखित भाषा से उनका परिचय विद्यालय जाने के बाद ही होता है। यानी कि बोलना तो हम पहले शुरू कर देते हैं, लेकिन लिखना कब शुरू करते हैं? जब हम शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाते हैं। अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा ना मिलने के कारण लिख पढ़ तो नहीं पाते, लेकिन उन्हें भाषा का क्या ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये तो ना लिखना नहीं आता तो उन्हें भाषा का ज्ञान ही नहीं, ऐसा नहीं। भाषा का ज्ञान ना बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें भाषा का ज्ञान ना हो ये बिल्कुल सच नहीं है। उन्हें बोलचाल की भाषा का काफ़ी ज्ञान होता है। लिखित भाषा साहित्य सृजन का माध्यम होती है, अतः प्रत्येक भाषाई समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है, क्योंकि इसमें भाषा अधिक व्यवस्थित व व्याकरणीय नियमों में बंधी नजर आती है। बोलचाल की जो भाषा होती है वो लिखित भाषा की तुलना में हजारों साल पुरानी होती है, क्योंकि बोलना तो मानो कुछ जन्म के टाइम से, मतलब जैसे जन्म लेता है थोड़े दिन के बाद जैसे रोना शुरू करता है ना, तभी से वो अपना बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद लिखना पढ़ना वो तो बहुत साल के बाद सीखता है। अतः कई लोग यह भी मानते हैं कि लिखित भाषा बोलचाल की भाषा की तुलना में गौण है, यानी कि थोड़ी सी उसका निम्न स्थान है। परंतु ये बात भी सत्य नहीं है। यानी कि लिखित भाषा भी होते हैं ना, वो भी उससे नीची नहीं है मौखिक भाषा के। मौखिक भाषा वो भी लिखित भाषा से नीची नहीं है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक लेनार्ड ब्लूमफील्ड ने कहा है कि लिखित भाषा तो भाषा होती ही नहीं है। यानी कि लेनार्ड क्या मानते हैं कि लिखित भाषा को तो भाषा ही नहीं मानते। वे कहते हैं कि वे भाषा का तात्पर्य केवल उच्चरित भाषा, यानी कि बोलते हैं ना, उस भाषा को मानते हैं। उनके अनुसार लिखित भाषा होती है वो तो कुछ दृश्य संकेतों के रूप में भाषा, यानी कि उच्चरित भाषा हम कुछ बोलते हैं उसको लिखने का बस एक साधन है, यानी कि वो भाषा का रूप नहीं है। संरचनात्मक भाषा वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अध्ययन किए थे, और उन्होंने जो अध्ययन किया था ना उसके बेस के ऊपर सार निकाला कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान गौण होता है। अतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में यह मान लिया गया कि लिखित भाषा सीखना वैकल्पिक, यानी कि सीखो तो सीखो, जरूरी नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति नई भाषा सीखते हुए उसे बोल समझ सकता है तो मान लेते हैं कि उसे वह भाषा आ गई। जैसे अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो हमने हिंदी बोलना सीख लिया, किसी को बोल रहा समझ लिया, तो हम कहते हैं हिंदी हमें आती है, चाहे हमें लिखना ना आए। तो ये मान लिया गया था कि उसे यह भाषा आती है, यानी लिखित भाषा कौन हो गई, यानी लिखना जरूरी नहीं है। परंतु ये बात भी सही नहीं है। इस प्रकार तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। ये सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा मानना व सोचना गलत है कि भाषा का एक रूप दूसरे रूप से श्रेष्ठ या फिर कम हो सकता है। क्योंकि भाषिक अभिव्यक्ति के लिए तो हमें मौखिक व लिखित दोनों ही प्रकार की भाषा की जरूरत होती है। यदि लिखित भाषा के महत्व को नहीं समझा जाएगा ना, तो शायद आज हमारा ये जो साहित्य रचा गया है, इतना साहित्य से रचना, ये उन्नत साहित्य बिल्कुल विकसित ही नहीं हो पाता अगर यही सोच रहती तो। यानी कि भाषा के दोनों रूपों का अपना अपना महत्व है। अब इसमें कुछ अंतर देखें कि बोलचाल की भाषा व लिखित भाषा में क्या अंतर है। समाज में बोलचाल की भाषा व लिखित भाषा का अपना अपना अलग अलग महत्व है, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होते हैं। इसी कारण से इनमें कुछ अंतर भी दृष्टिगत होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं।
पहला लिखित व बोलचाल की जो भाषा होती है ना, पहला अंतर होता है रूप संरचना का, यानी कि संरचना होता है ना उसका। बोलचाल की भाषा में जो ध्वन्यात्मक इकाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग होता है, यानी कि जो बोलते हैं ना ध्वनियाँ उनकी इकाई। और लिखित भाषा में लेखनीय जो इकाइयाँ होती हैं ना उनका प्रयोग होता है। जो ध्वन्यात्मक इकाई होती हैं उसमें जैसे मनुष्य उच्चारण कैसे कर रहा है, उच्चारण के लिए कैसे प्रयत्न कर रहा है, उनका मुख विवर यानी कि कैसे श्वास लेते हुए खींचता है, कैसे वो श्वास बोलता है ना तो गले से निकलती है, फिर नाक से सांस निकलती है, मुंह से सांस निकलती है, कंपन होता है किस टाइप से गले में से आवाज़ भर भर आके निकलती है, वो सारे के सारे जो होते हैं ना ये सारे के सारे आपको उच्चारण करने की जो कोशिश करता है ये ध्वन्यात्मक इकाई के अंतर्गत आता है। जबकि लिखित भाषा की लेखनीय इकाइयाँ हो गई ना, लेखनीय इकाइयाँ, उनका मतलब हो गया कि किसी कागज़ के ऊपर क्या टेढ़े मेढ़े जो भी चिन्ह बनाना, कोई भी चीज़ सोच लेना फिर उसके बारे में चिन्ह बनाना विभिन्न प्रकार के, वो हमारी लेखनीय इकाई हो गई। हाथ की मांसपेशियों में उंगलियों को इस प्रकार अभ्यस्त करना कि लेखनी को कैसे चिन्ह व आकार बनाने, यही हमारी लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा को औपचारिक भाषा में व्यक्त करने पर उसमें कुछ अंतर आ जाता है। जैसे कि एक क्लास के अंदर, जैसे अब मैं ही बता रही हूँ, मैं आपको एक चैप्टर समझा रही हूँ, तो चैप्टर में किताब में एक लाइन लिखी हुई है 2 लाइन, तो मैं बिल्कुल वो पढ़ के आपको नहीं बताऊँगी, मैं अपने शब्दों में बताऊँगी। मीनिंग उसका भी सेम रहेगा, मीनिंग मैं बताऊँगी उसका भी सेम रहेगा, लेकिन क्या मेरे बोलने के तरीके में थोड़ा अंतर आ गया, जो लिखा हुआ है उसमें और बोला गया उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। यानी कक्षा में अगर एक पाठ को अध्यापक पढ़ाकर बच्चों को समझाता है तो उसके द्वारा बोली भाषा व लिखित भाषा अलग अलग नज़र आती है, क्योंकि बोलचाल की भाषा की अलग संरचना होती है, इसलिए उसमें उपवाक्यों को जोड़ा घटाया जा सकता है, यानी कि हम उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा वो तो ऐसे कि ऐसे हो गया था, लिखित भाषा सामने होते हुए वक्ता पढ़ने में त्रुटि भी कर सकता है, बोलते समय लिखित भाषा की संरचना को बदल सकता है। अतः हम समझ सकते हैं कि लिखित भाषा व मौखिक भाषा में संरचना व प्रयोग दोनों ही स्तरों पर भिन्नता है। इसी कारण दोनों भाषा रूप 2 भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रेषण जन्य स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्या, बोलचाल की भाषा या फिर जो स्पीच होती है वो काल सापेक्षिक, गतिशील, अस्थायी व नश्वर होती है। यह स्थिति तब ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है जब श्रोता व वक्ता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होते हैं। कई बार रेडियो व टीवी पर कुछ कार्यक्रम प्रसारित हो, जैसे कोई भी आपको योग के लिए सुबह सुबह एक कार्यक्रम आता है, तो क्या वो योग या तो टीवी में देखिए या फिर रेडियो पे सुनते रहिए, तो स्टेप वाइज बताते रहेंगे, आपको उसी टाइम करना है बाद, क्योंकि बाद में वो प्रोग्राम आएगा नहीं तो फिर वो आप सुन नहीं सकते हैं। तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो वो समय भाषा जो होती है ना, हमने पढ़ा कि बोलचाल की भाषा समय सापेक्षिक होती है, तो ये श्रोता को उस टाइम सुनना है तो सुनो, नहीं सुनेगा तो बाद में नहीं देख पाएगा, उसी टाइम देखना सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो ये भाषा होती है ना इसकी प्रकृति गतिशील व नश्वर है, यानी कि वो निकल जाता है, उस टाइम सिखा रहा होता है वो सिखा के निकल जाता है, रुकेगा नहीं आप लोगों के लिए। यदि वक्ता की बात को उस समय ना सुना जाए तो शायद बाद में फिर नहीं सुन सकते हैं। परंतु आजकल ये एक अपवाद हो गया, यानी कि आजकल हम क्या टीवी वगैरह में रिकॉर्ड करके आराम से सुन सकते हैं। और लिखित भाषा की प्रकृति मौखिक भाषा से बिल्कुल विपरीत होती है। यह भाषा देश सापेक्ष, स्थिर व स्थायी होती है। जो लिखित भाषा होती है इसको लिखने वाला व्यक्ति पाठक से दूर होता है, और लेखक को कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि ना कौन कौन पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने कोई बुक छाप दी मान लीजिए, तो अब हमें ये थोड़ी ना पता कि हमारी बुक को भी अभी कौन पढ़ेगा, आगे जाके कौन पढ़ेगा, आगे जाके इसका क्या साहित्यिक महत्व होगा, ये चीज़ें उसमें पता नहीं रहती, और वो देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हो जाती हैं कि उसे ये पता नहीं होता कि उसके जो लेख या साहित्य है ना उनका उपयोग कौन करेगा, कब करेगा। साहित्य लेखन इसी प्रक्रिया का परिणाम है। मौखिक भाषा व बोलचाल की भाषा परस्पर आदान प्रदान की स्थिति से उत्पन्न होती है, तो वहीं दूसरी ओर जो लिखित भाषा है उसमें आदान प्रदान की स्थिति नगण्य होती है, यानी कि न के बराबर होती है। बोलचाल की भाषा के लिए क्या हमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी, जैसे अगर टीवी में भी या रेडियो में भी हम किसी को सुना रहे हैं तो सुनने वाला होना चाहिए, और दूसरा क्या रहता है, हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपस में बात करने के लिए 2 जनों का होना जरूरी होता है। और लिखित भाषा में ऐसा आदान प्रदान की स्थिति नहीं होती है, यानी कि हम लिख देते हैं, जब जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, हमें उसी टाइम किसी की ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई बोलेगा उसके बाद हम लिखेंगे, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वैसे परस्पर आदान प्रदान की स्थिति
पत्र लेखन व कंप्यूटर के साथ तो संभव हो सकती है, परंतु अगर बोलचाल की भाषा व लिखित भाषा का अपवाद मान ले तो लिखित भाषा में यह आदान प्रदान की स्थिति दिखाई नहीं देती है। पत्र लेखन व कंप्यूटर का मतलब हो गया हम किसी को पत्र लिख रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ लिख के भेज रहे हैं मैसेज, वो तुरंत भेजा, जैसे व्हाट्सअप का हो गया। तो लिखित भाषा इसमें तो हमें आदान प्रदान कर रहे हैं कि इधर से हम लिख रहे हैं, उधर से आप लिख रहे हो, इस टाइप से हम एक दूसरे को बातें कर रहे हैं ना, भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती है, लिखित भाषा में आदान प्रदान की स्थिति दिखाई नहीं देती है। और जो मौखिक भाषा उसमें ये जो स्थिति है दिखाई देती है। तो ये हमारा लिखित भाषा और जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें अंतर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न त्रिभाषा सूत्र क्या है, या त्रिभाषा सूत्र की सिफारिशें क्या है वो बताइए। अब एक आपका जो 100 शब्दों में पूछा जाए तो उसमें तो आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में थोड़ा सा लिख देना और 1 या 2 उसकी सिफारिश लिख देनी। 1 ही लिख देंगे तो भी बहुत है। और अगर थोड़ा सा बड़ा पूछा जाए 250 शब्दों में तो आप इस तरह से लिखेंगे कि भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में लोग कोई भी भाषा बोलते हैं, एक भाषा, जैसे अब हम बोलेंगे तो हमारा कोई भी, हम हरियाणा में तो हरियाणवी बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी बोलेंगे, राजस्थान में राजस्थानी बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमें वही भाषा आती नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में अनेक भाषाओं से परिचित होते हैं। इसलिए स्थानीय व क्षेत्रीय आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए एक से अधिक भाषा की जानकारी सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि समाज के लिए जरूरी हो जाता है कि अपने भौतिक व मानसिक विकासों के लिए भाषा की भूमिका की नए सिरे से योजना बनाए। इसी स्थिति पर विचार करते हुए 1956 में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा शिक्षण की समस्या पर विचार करके ये जो त्रिभाषा सूत्र है इसका प्रतिपादन किया था। इससे पहले भी इस विषय पर विचार किए गए थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1949 में इसके ऊपर एक सिफारिश दी थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उन्होंने दी थी 1949 में, कहा था कि जो विद्यालय शिक्षा इसमें 3 भाषाएं शामिल करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा एक क्षेत्रीय भाषा होगी, एक सामान्य भाषा होगी, एक अंग्रेजी भाषा होगी, यानी कि 3 ये भाषाएं होंगी विद्यालयी शिक्षा में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952 में कहा था कि भाषा शिक्षण के लिए जो सुझाव है उसमें उन्होंने कहा कि एक मातृभाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, एक संपर्क भाषा होगी, यानी कि हिंदी हमारी संपर्क भाषा थी उस टाइम, वो होगी, और एक कोई भी प्राचीन भाषा शिक्षा में होनी चाहिए, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर फारसी, कोई भी एक भाषा, यानी कि उन्होंने 4 भाषा के लिए कहा। फिर उसके बाद 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा मातृभाषा को माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में स्थान देने का सुझाव दिया गया। इसमें 2 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प के रूप में उन्होंने कहा कि या तो हमारी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा जो हमारे प्रदेश में बोली जाती है, मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा का मिला जुला रूप हो, या फिर जो क्लासिकल भाषा और मातृभाषा का मिला जुला जो कोर्स होता है ना वो होनी चाहिए पहली भाषा। तो दूसरी हिंदी या अंग्रेजी हो, तीसरी कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा हो या फिर यूरोप की भाषा हो, जो कि हमने पहले और दूसरे जो ऑप्शन दिए गए ना इनमें ना ली गई हो, यानी कि तीसरी भाषा हो उससे अलग। तो एक उन्होंने ये विकल्प दिया। दूसरे विकल्प में उन्होंने बताया कि एक तो जो पहले विकल्प में दी गई है ना कि कै ख गई ये वाली भाषाएं, मातृभाषा प्रादेशिक का मिला जुला रूप, और क्लासिकल भाषा मातृभाषा का मिला जुला रूप या कोर्स, वो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। दूसरा अंग्रेजी या आधुनिक यूरोपीय भाषा ली जाए। तीसरा हिंदी भाषा होनी चाहिए, जरूरी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाए, और जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे कोई भी आधुनिक भाषा पढ़ाई जाए। तो उन्होंने इन 3 त्रिभाषा सूत्र का बताया था, दूसरा विकल्प दिया। तो ये जो दूसरा विकल्प है इसको तुरंत सभी सरकारों ने मान लिया था। उन्होंने लगभग सभी राज्यों ने अपना लिया था, ज्यों का त्यों अपना लिया था। वह कुछ ने इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया था। 1961 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और इस त्रिभाषा सूत्र पर चर्चा करके इसे थोड़ा सा और ईजी बना दिया गया। उसमें कहा गया कि तीसरी भाषा हिंदी के बदले जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। हिंदी क्षेत्रों में हिंदी अंग्रेजी के अलावा एक और भाषा भारतीय भाषा कोई पढ़नी होगी, उन्होंने कहा था। इस सिफारिश के बाद त्रिभाषा सूत्र ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से समानता स्थापित कर दी थी।
उसके बाद शिक्षा आयोग ने 1964 से 66 में बताया कि शिक्षा आयोग ने जिस त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की वो एक प्रकार से 1956 की जो सिफारिश थी ना उसका व्यवहारिक रूप ही था, यानी कि उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके उसे लागू कर दिया था शिक्षा आयोग ने। उन्होंने जो त्रिभाषा सूत्र बनाया था वो था मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ली जाएगी, संघ की जो भी राजभाषा या सहचरी भाषा होगी जब तक रहेगी, जब तक कि वो राजभाषा सहचरी भाषा जब तक रहेगी तब तक वो इसमें त्रिभाषा सूत्र में लागू रहेगी, और कोई भी एक आधुनिक भारतीय या फिर विदेशी भाषा रहेगी जो कि पहले और दूसरे ऑप्शन में ना ली गई हो, और शिक्षण के माध्यम के लिए प्रयुक्त भाषा से थोड़ी सी भिन्न होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा कि इसके अंतर्गत 1968 में जो शिक्षा नीति थी ना उसकी जो नीति है उसकी सिफारिशों का समर्थन किया गया। इसमें कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में जो भी कठिनाई विषमताएं हो यह सूत्र अपनी परीक्षा में सफल सिद्ध हुआ है, अतः इसमें वांछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि इस सूत्र पर पुनः विचार किया जाए, यानी कि ये सूत्र सही है, इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार कमेटी ने त्रिभाषा सूत्र को समान व बुद्धिसंगत रूप से लागू करने के लिए उपायों की खोज किया, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, विभिन्न भाषाओं का उपलब्धि जो स्तर है वो तय करना, 3 भाषाओं को शुरू करने संबंधी कक्षाओं व अध्यापन की अवधि आदि पर चर्चा की है। ये तो आपको बड़ा अगर प्रश्न पूछे थोड़ा सा तो ये लिखना, छोटा पूछे त्रिभाषा सूत्र तो ये लिखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र भारत सरकार की वह नीति है जो स्कूली शिक्षा में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने की व्यवस्था देती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने भी त्रिभाषा सूत्र नीति का समर्थन किया है, और जो तमिलनाडु है भारत में उसके अलावा उनको तमिलनाडु को छोड़ के पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र लागू है, क्योंकि तमिलनाडु में क्या द्विभाषा नीति अपनाई गई है, त्रिभाषा सूत्र नहीं लागू किया गया है। इसमें पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे तो अंग्रेजी या फिर आधुनिक कोई भी भारतीय भाषा होगी, और जो गैर हिंदी राज्य हैं उनमें हिंदी या फिर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तीसरी भाषा के रूप में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे अंग्रेजी या फिर आधुनिक भारतीय भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे अंग्रेजी या फिर आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो ये त्रिभाषा सूत्र है जो कि हमारी शिक्षा नीति ने अपनाया है और इसको लागू किया है, ताकि एक भाषा होते ना एक भाषा के पीछे ना पड़ा जाए, और जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा तो व्यक्ति की क्या देश की और व्यक्ति की तरक्की भी आगे उसके मार्ग भी खुलते हैं। तो ये त्रिभाषा सूत्र हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 1-2 और बचे हैं, उनके वीडियो मैं आपको आगे बता दूंगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।